राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिट याचिकाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या नागरिक के मूल अधिकार या अन्य विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसको क्या उपचार प्राप्त है, इस विषय में हम रिट याचिकाओं का अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में व्यक्ति एवं नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति या नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति या नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार क्षेत्र दिया गया है कि यदि किसी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन राज्य द्वारा किया जाता है तो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर करके अपने अधिकारों को परिवर्तित करवा सकता है। तथा संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को ये शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी व्यक्ति या नागरिक का मूल अधिकार तथा अन्य विधिक अधिकार का यदि उल्लंघन राज्य द्वारा किया जाता है तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपने अधिकार को परिवर्तित कराने के लिए रिट याचिका दायर कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति या नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे ही आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के अन्य विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह याचिका उच्च न्यायालय में दायर कर सकता है और अपने अधिकार को परिवर्तित करवा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को न केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन कराने के लिए बल्कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट या निर्देश जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। किसी अन्य प्रयोजन का अर्थ यह है कि संवैधानिक या कानूनी या किसी अन्य विधिक अधिकार के उल्लंघन करने से है। तो अन्य प्रयोजन के लिए का अर्थ है किसी अन्य संवैधानिक या कानूनी या विधिक अधिकार के प्रवर्तन से है। अतः ये लेख या आदेश उन सभी निकायों के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं जो मूल अधिकारों से बाध्य हैं तथा उन सभी निकायों के विरुद्ध जिसने संवैधानिक कृत्यों के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है। मूल अधिकारों से वे निकाय बाध्य हैं जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा में सम्मिलित है। तो मूल अधिकारों से वे निकाय बाध्य हैं जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा में सम्मिलित है। यदि कोई निकाय या संस्था आर्टिकल 12 के तहत अगर उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसके विरुद्ध मूल अधिकारों का परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता से ज़्यादा है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय को केवल मूल अधिकारों के अतिक्रमण होने पर ही कार्रवाई कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकार के अतिक्रमण के अलावा किसी अन्य विधिक अधिकार के अतिक्रमण होने पर भी कार्रवाई कर सकता है। अतः रिट याचिका के मामले में उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को तो केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही मूल अधिकारों को परिवर्तन करवाने की शक्ति प्राप्त है, जबकि उच्च न्यायालय को मूल अधिकार एवं अन्य विधिक अधिकार के उल्लंघन होने पर भी रिट याचिका दायर करने की अधिकारिता है। और ये रिट याचिका केवल
उन उन संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जा सकती है जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। तो एक क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सामान्यतः उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष आया है, वह है कि क्या ये रिट याचिका प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। दूसरे शब्दों में प्राइवेट पक्षकारों के विरुद्ध भी ये रिट याचिका जारी की जा सकती है। तो भाग 3 में जो मूल अधिकार जो नागरिक तथा व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं वह राज्य के विरुद्ध ही है। अतः सामान्यतः जो रिट याचिका है वह राज्य के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। लोक प्राधिकारी या लोक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध रिट याचिका जारी नहीं की जा सकती। परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने कई आधुनिकतम विनिश्चयों में ये माना है कि ये रिट याचिका प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। यदि प्राइवेट सेक्टर उन क्रियाकलापों को संचालित करता है जो लोक या सामान्य महत्व के हैं, यदि प्राइवेट सेक्टर उन क्रियाकलापों को संचालित करता है जो उस लोक या सामान्य महत्व के हैं जिन्हें साधारणतः सरकार द्वारा ही संचालित किया जाना चाहिए। अतः इस सिद्धांत प्रयोग में लिया जाना चाहिए कि प्राइवेट पक्षकार उसी कार्य को करता है जिसे राज्य करता है, तो उसे उन्हें शर्तों के अधीन कार्य कराना चाहिए। नेशनल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को राज्य माना जा सकता है तथा मूल अधिकारों की विषय वस्तु बनाया जा सकता है, क्योंकि वे जो संपत्ति या व्यवसाय करते हैं उनमें वे अनेक तरह के व्यक्तियों जैसे कर्मचारियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर तथा इसी रास्ते में समुदाय आदि को नियंत्रण करने में समर्थ होते हैं। तो सामान्यतः तो जो रिट याचिका है वह लोक प्राधिकारियों या राज्य के विरुद्ध जारी की जा सकती है। परंतु संविधान के भाग 3 में कुछ मूल अधिकार एक प्राइवेट पक्षकार या व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है। जैसे अनुच्छेद 15 का आर्टिकल 15 के तहत आर्टिकल 15 ये प्रत्याभूत करता है कि किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागत राज्य निधि से पोषित या साधारणतः जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। तो संविधान के भाग 3 में कुछ मूल अधिकार प्राइवेट पक्षकार या व्यक्ति के विरुद्ध भी उपलब्ध है। जैसे अनुच्छेद 15 का उप अनुच्छेद 2 जो कि प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राप्त है। ऐसे अनुच्छेद 17 में ये उपबंध किया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का बलात् श्रम को प्रतिष्ठित करता है तथा उल्लंघन करने पर अपराध माना जाएगा तथा विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित या परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। और यदि इस उपबंध का कोई संस्था या उद्योग उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध रिट याचिका जारी की जा सकती है। MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण विनिश्चय में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि ये तो विनिश्चित नहीं किया जा सकता कि मौलिक अधिकार प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध उपलब्ध है, लेकिन अनेक श्रमिक पर्यावरण विधियाँ समान रूप से लागू होने व लोक महत्व के कार्य निष्पादित करने के कारण राज्य के कार्य
से मिलते जुलते हुए कार्य माना है, विशेष रूप से प्रतिकर की जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से। तो उक्त वाद में भी उच्चतम न्यायालय ने ये निश्चित रूप से तो नहीं कहा कि मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध भी प्राप्त है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि मौलिक अधिकार प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध उपलब्ध है, लेकिन तभी उपलब्ध है जब श्रमिक पर्यावरण विधियां समान रूप से लागू होने व लोक महत्व कार्य निष्पादित करने के कारण राज्य के कार्यों से मिलते जुलते कार्य माना है, विशेष रूप से प्रतिकर की जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से। तो निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं वह राज्य लोक संस्थाओं एवं लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त है, प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त नहीं है। परंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने आधुनिक अनेक विनिश्चयों में ये भी माना है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त कुछ मूल अधिकार प्राइवेट व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध भी उपलब्ध है। तो मूल अधिकारों से वे निकाय बाध्य हैं जो संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द की परिभाषा में सम्मिलित है। या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई संस्था या निकाय जो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द में सम्मिलित है तो उसके विरुद्ध भी रिट याचिका जारी की जा सकती है। रिट याचिका रिट अधिकारिता के प्रयोग हेतु सामान्य सिद्धांत। तो रिट अधिकारिता के प्रयोग हेतु क्या सामान्य सिद्धांत है? एक रिट याचिका दायर करने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वह है अनुचित विलंब। साधारणतः तो रिट याचिका दायर करने के लिए कोई मियाद अधिनियम में उल्लेखित नहीं की गई है, परंतु न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने के मामले में असामान्य विलंब होने की दशा में रिट के द्वारा उपचार करने से इनकार कर सकता है। यदि असामान्य विलंब किया जाता है तो न्यायालय रिट के द्वारा उपचार करने से इनकार कर सकता है। इसलिए याची को तुरंत उपचार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। याची को उचित समय के अंतर्गत ही प्रस्तुत करनी चाहिए। तो बिना विलंब के याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि अनुचित विलंब है तो न्यायालय याचिका स्वीकार करने से अस्वीकार भी कर सकता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण विनिश्चय है कॉरपोरेशन ऑफ नागपुर बनाम नागपुर हैंडलूम कंपनी AIR 1963 उच्चतम न्यायालय के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया कि यदि समुचित मामलों में उच्च न्यायालय ने विलंब को क्षमा कर दिया है तो उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यद्यपि रिट याचिका दायर करने के लिए कोई समय की सीमा नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि यद्यपि रिट याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन समय की युक्तियुक्तता के बारे में न्यायालय उन परिस्थितियों को विचार कर सकता है कि याचिका का विलंब से दायर करना उचित था अथवा नहीं। तो जो भी रिट याचिका दायर की जाती है वह अनुचित विलंब से दायर नहीं करनी चाहिए। एक युक्तियुक्त समयावधि के भीतर ही याचिका दायर करनी चाहिए, तभी न्यायालय याची को अनुतोष प्रदान करेगा, अन्यथा अनुतोष प्रदान करने से न्यायालय मना कर सकता है। और यदि याची न्यायालय को संतुष्ट कर दे, विलंब का कोई उचित युक्तियुक्त कारण दर्शा दे, तो न्यायालय उस याचिका को भी ग्रहण कर सकता है। दूसरा जो रिट याचिका के संबंध में महत्वपूर्ण जो बात वह है, यदि किसी व्यक्ति या नागरिक को विकल्प या उपचार रिट याचिका के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प उपलब्ध है तो पहले उसे उस विकल्प को चुनना चाहिए, बाद में रिट दायर करनी चाहिए। यदि याची को विकलात्मक पर्याप्त एवं प्रभावकारी उपचार प्राप्त है जो अनुच्छेद 32 अथवा अनुच्छेद 226 के अधीन न्यायालय स्व विवेकाधिकार
उपचार प्रदान करने से इनकार कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति के किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है और उसको सामान्य विधि के तहत भी कोई उपचार उपलब्ध है, तो पहले उसे सामान्य विधि के तहत या सामान्य अधिनियम में जो उपचार दिए गए हैं उसके तहत उसको उपचार प्राप्त करना चाहिए। यदि वह विकल्प उसके पास नहीं है तभी उसे रिट याचिका दायर करनी चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण रिट याचिका के बारे में महत्वपूर्ण बात है वह है रेस जुडिकेटा, प्रायण न्याय। तो प्रायण न्याय का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 में किया गया है, जिसके अनुसार यदि किसी वाद को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने विनिश्चित कर दिया है तो उसी वाद हेतुक पर उन्हीं पक्षकारों द्वारा अगर कोई दूसरा वाद न्यायालय में संस्थित किए जाने से न्यायालय रोक देगा। तो प्रायण न्याय का सिद्धांत ये है कि यदि किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने किसी वाद को अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया है तो वह पक्षकार दोबारा उसी वाद हेतु पर न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकता है। तो प्रायण न्याय का नियम न्यायिक कार्यों की पुनरावृत्ति को रोकता है। प्रायण न्याय का नियम न्यायिक कार्रवाई की पुनरावृत्ति को रोकता है ताकि वह वाद के लिए व्यक्ति को उसी वाद कारण के लिए न्यायालय में बार बार परेशान न होना पड़े। ये नियम न्यायिक निर्णयों द्वारा याचिका की कार्रवाई में भी लागू किया जाता है। यदि एक बार कोई याचिका उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा गुणागुण के आधार पर निर्णीत की जा चुकी है, यदि एक याचिका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा गुणागुण के आधार पर निर्णीत की जा चुकी है तो उसे बाद में उसी न्यायालय में पुनः दूसरी याचिका द्वारा सुनवाई नहीं की जा सकती। अतः प्रायण न्याय का नियम रिट याचिकाओं पर भी लागू होता है, परंतु बंदी प्रशिक्षण की रिट याचिका पर प्रायण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता तथा कुछ मामलों में भी कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें प्रायण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता, जैसे जहाँ वाद हेतु भिन्न हो, जहाँ याचिका में ऐसा प्रसंगत मामला है जो वाद द्वारा उपयुक्त रूप से निर्णीत नहीं किया जा सकता, जहाँ पर वह परिनियम जिस पर प्रायण न्याय आधारित है तात्विक रूप से बदल दिया गया है, जहाँ याचिका को विलंब अथवा वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर खारिज कर दिया गया है, यदि याचिका समय से पूर्व होने के कारण नामंजूर कर दी गई थी, जहाँ याचिका इस आधार पर खारिज कर दी गई है कि याची या अर्जीदार को सुने जाने का अधिकार नहीं है, या जहाँ याचिका गुणागुण पर विचार किए बिना खारिज की जाती है, जहाँ याचिका वापस ले ली गई है, तो उक्त मामलों के संबंध में प्रायण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो सामान्यतः तो जो प्रायण न्याय का सिद्धांत है वह रिट याचिकाओं पर भी लागू होता है, परंतु बंदी प्रशिक्षण की रिट याचिका पर प्रायण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। और अभी जिन मामलों का उल्लेख अभी किया उन मामलों में भी प्रायण न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यदि नागरिकों के मूल अधिकार या अन्य विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसे 5 प्रकार की रिट याचिका दायर करने का अधिकार है। प्रथम रिट याचिका है बंदी प्रशिक्षण, दूसरी परमादेश, तीसरी उत्प्रेषण, चौथी प्रतिषेध और 5वीं अधिकार प्रश्या। इन याचिकाओं में कोई सी भी याचिका दायर करके वह अपने मूल अधिकार एवं अन्य विधिक अधिकारों का प्रवर्तन करवा सकता है। अगले वीडियो में हम इन याचिकाओं के संबंध में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू।